बच्चों, आज के वीडियो सेशन के अंतर्गत हम जिस भी टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यह एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का टॉपिक है जो कि पिछले टॉपिक से पूरी तरह से कनेक्टेड है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पिछले वाली टॉपिक जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने यह पढ़ा था कि यदि आपका कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे यह आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी धारावाही चालक को हम क्या कराते हैं, धारावाही चालक को जब हम यहां से भी वेग से क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो यह चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक पर बल लगा है। या इसको हम ऐसे समझ लें कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई धारावाही चालक गति करता है तो इस चालक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण यह एक मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करता है या इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिस विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं, इस विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यहां आज का जो हमारा टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे जो यह पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो आपका चालक है इसको भी वेग से हम चुंबकीय क्षेत्र में सीधा सीधा चला रहे थे। सीधा सीधा चलाने का मतलब इसके रेखीय गति करा रहे थे। लेकिन आज के टॉपिक में यह जो आपका चालक है यह सीधा सीधा ना चल करके यह कैसी गति करने वाला है, रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति करने वाला है। घूर्णन गति किसे कहते हैं कि जब कोई भी पिंड या जब कोई भी वस्तु किसी भी एक बिंदु को केंद्र मानते हुए उस बिंदु के चारों ओर क्या करती है, उस बिंदु के चारों ओर गति करती है, तो उस गति को हम रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णी गति कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके पहले वाले टॉपिक में आपने समझा कि जब यह चालक आपका गति करता है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपने फार्मूला ड्राइव किया था, क्या फार्मूला ड्राइव किया था, VLV। क्या ड्राइव किया था, E बराबर निकला था आपका VLV। इसी फार्मूले को हम काम में लेने वाले हैं और इसी ट्रिक के साथ हम इसको क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो फाइनली आज का जो टॉपिक है आपका, यह जो चालक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ है, रखा हुआ है, और जो कि इस बिंदु को केंद्र मान करके यह चालक तार, यह जो आपका चालक है, यह चालक इस प्रकार से कैसी गति करने वाला है, इस प्रकार से रोटेशनल मोशन करने वाला है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यह जो चालक है यह क्या करने वाला है, रोटेशनल मोशन करने वाला है, जिसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आपका ज्ञात करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आज का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एकदम लॉजिक से भरा हुआ है, जिसे एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इस टॉपिक का आनंद लेते रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि आप जानते हैं कि यदि कोई चालक तार रेखीय गति करता है, अगर कोई चालक तार रेखीय गति करता है तो उसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है वह कितना होता है, BLV। वह कितना होता है, BLV। अब यह जो चालक है यह अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। यह अपने अक्ष पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो अगर यह चालक क्षण जैसे यहां से चल करके अगर यहां आ जाती है, यहां से चल करके यहां आ जाती है, तो यह एक प्रकार का विस्थापन, इसमें रेखीय विस्थापन भी हो रहा है, रेखीय विस्थापन भी हो रहा है, यानी कि यह कण पहले सीधा सीधा भी चल रहा है और यह कण कोणीय विस्थापन भी ले रहा है, यानी किसी कोण पर भी विस्थापन प्राप्त कर रहा है और रेखीय विस्थापन भी इसके अंदर है। सबसे पहले एक छोटा सा संबंध आप लोग जान लीजिए जो कि कक्षा 11वीं का टॉपिक है। आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं यहां पर। जैसे अगर इसके लिए अगर हम क्या निकालें, इसके लिए हम लिखें कोणीय वेग, इसके लिए हम क्या लिखें, कोणीय वेग। ये कक्षा 11वीं का ही टॉपिक है जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग बराबर आपका होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन
बटे कोणीय विस्थापन बटे क्या होता है समय। कोणीय विस्थापन बटे क्या होता है समय। ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। एकदम लॉजिक से समझिएगा, यह आपको यहां से लॉजिकली इसको समझिएगा। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कोणीय विस्थापन यानी कि यह जब क्षण आपकी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है यानी कि घूर्णन गति कर रही है तो इसने कितना कोण प्राप्त किया। मैं एक चक्कर की बात कर रहा हूं, अगर यह कोण एक चक्कर यानी कि अगर इतना घूम जाती है, यह क्षण अगर इतना घूम जाती है तो कितना कोण चली, 360 डिग्री। कितना चली, 360 डिग्री। और आप जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई। तो अगर मैं कहूं 360 डिग्री बराबर, तो 360 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। तो इसने कितना कोण विस्थापन किया, तो इसने कोण जो विस्थापन किया वह कितना है, 2 पाई। कितना कोणीय विस्थापन किया इसने, 2 पाई बटे समय अंतराल। समय क्या है, एक चक्कर में किसी कण को वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। तो यहां से ओमेगा बराबर जो सूत्र आ जाता है वह क्या है, 2 पाई बटे टी। यह सूत्र काफी लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल लॉजिक के साथ यहां समझिए कि आखिर ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी कहां से आया। अब अगर कोणीय विस्थापन के जगह पर इसमें मैं बात करूं रेखीय वेग की, किसकी बात करूं, रेखीय वेग, क्योंकि यह जो क्षण है यह रेखीय वेग भी तो कवर कर रही है। तो अगर मैं इसमें रेखीय वेग निकालूं तो रेखीय वेग बराबर आपका हो जाएगा रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, रेखीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। रेखीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। रेखीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं v से। रेखीय विस्थापन इसमें कितना है, देखिए यह रेखीय विस्थापन कितना कर रहा है, यह रेखीय विस्थापन यह कण अपनी परिधि के बराबर कर रहा है। कितने के बराबर कर रहा है, परिधि के बराबर। और परिधि आप जानते हैं कि कितना होता है, परिधि आपका होता है 2 पाई आर। परिधि कितना होता है आपका, 2 पाई आर होता है बटे समय अंतराल। एक चक्कर में पूरे किए गए समय को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल टी कहते हैं। अब यहां से आपको रेखीय वेग का फार्मूला निकल के आता है v बराबर 2 पाई आर बटे टी। लेकिन अगर यहां पे जो आपका ये 2 पाई आर बटे टी है, अगर इस पे हम बात करें तो 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी किसका मान है, ओमेगा का है। तो इस पूरे के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इस पूरे के जगह पे हम ओमेगा रख सकते हैं। तो ओमेगा इंटू आर यानी कि भी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। भी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के बराबर होता है। बस हमें थोड़ा सा बस यही चेंज करना है कि भी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर ओमेगा। क्योंकि यहां पे कौन सी गति हो रही है, यहां पे घूर्णी गति हो रही है। कौन सी गति हो रही है, आपकी घूर्णी गति हो रही है। तो घूर्णी गति में वेग जो होता है वह रेखीय वेग नहीं होता, बल्कि कौन सा वेग होता है आपका, कोणीय वेग होता है। तो यहां पे वेग के जगह पे हम कोणीय वेग का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी फिजिक्स की सबसे खूबसूरती क्या है कि देखिए हमें यह नहीं पता है कि ये जब आपकी किसी वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी वृत्ताकार मार्ग पर यह क्षण चक्कर लगाएगी तो इसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन फिजिक्स की खूबसूरती देखिए कि यहां पर हमें एक मेथड पता है कि हम जानते हैं। सबसे पहली बात आपको यह पता है कि अगर कोई भी क्षण, कोई भी आपका धारावाही चालक है, अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका एक सिरा पॉजिटिव, दूसरा सिरा निगेटिव हो जाता है। दूसरी बात कि गति करने के कारण उसके चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस परिपथ में या उस चालक में प्रेरित धारा देखने को मिलती है। यह बात आप जानते हैं। अब यहां पे अगर मान लेते हैं कि हमें घूर्णी गति के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहां पे छोटा सा अल्पांश ले लूं, एक छोटा सा टुकड़ा, इस प्रकार का छोटा सा टुकड़ा अल्पांश ले लूं, कितना अल्पांश ले लूं, dx। कितना अल्पांश ले लूं, अल्पांश ले लूं dx, जो इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, x दूरी पर अल्पांश हमने माना है। और इस क्षण की जो पूरी लंबाई है, यह क्षण की पूरी लंबाई कितनी है, कैपिटल L के बराबर है। इतनी चीजें हमने मान लिया। अब इसी के आधार पर हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट के द्वारा हम यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं। अगर इस पूरे क्षण की बात करें तो यह पूरा क्षण तो कर रहा है वृत्तीय गति,
अगर इस पूरे क्षण की बात करें तो यह पूरा क्षण अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, तो यह कर रहा है वृत्तीय गति। लेकिन अगर इसके छोटे से अल्पांश को देखा जाए तो यह छोटा सा अल्पांश, यह छोटा सा अल्पांश अपने आप में क्या कर रहा है, अगर इसको थोड़ा सा मैं यहां पे बना दूं, इसको ये वाला जो ये है, इस क्षण को मान लेते हैं, क्षण यहां से चल करके यहां जब आती है तो ये अल्पांश, छोटा सा अल्पांश, ऐसे क्षण को पूरा देखा जाए तो यह वृत्तीय गति कर रही है। लेकिन अगर इस छोटे से अल्पांश को देखा जाए तो यह छोटा सा अल्पांश क्या कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है। अब इस पूरे क्षण के लिए तो हम ये सूत्र नहीं लगा सकते, लेकिन चूंकि ये इसका जो छोटा सा अल्पांश है वह क्या कर रहा है, वह रेखीय गति कर रहा है। तो इस छोटे से अल्पांश के लिए हम लगा सकते हैं, तो यहां लिखेंगे हम कि अल्पांश, यहां लिखेंगे हम अल्पांश कौन सा अल्पांश है, dx हेतु। अल्पांश अगर dx हेतु हम लिखें तो अल्पांश dx के लिए हम इस सूत्र को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अल्पांश, छोटे से अल्पांश के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह भी छोटा सा होगा, और d का मतलब होता है छोटा। तो अगर छोटे से अल्पांश के लिए देख रहे हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी, यह भी क्या होगा, छोटा सा होगा। तो de बराबर कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, B का मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो B जो भी चुंबकीय क्षेत्र है अल्पांश के लिए भी सेम है और आपके इस क्षण के लिए भी सेम है, इसलिए B का मान नहीं बदलना। तो B के मान को हम क्या रख देते हैं यहां पे, B। अब बात करते हैं L। अगर मैं बात करूं L की, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं L की, तो L क्या है, L आपका था चालक तार की लंबाई। जब यहां पे हमने इसको लिया था तो इस चालक तार की लंबाई हमने कितना माना था, L माना था। तो L आपके चालक तार की लंबाई है। तो यहां पे हमने पूरे चालक को नहीं लिया, बल्कि हमने केवल किसको लिया, अल्पांश को लिया। तो अल्पांश आपका कितना है, केवल dx है। तो अल्पांश आपका कितना है, केवल dx है, और इनटू में आपका है v। इनटू में क्या है, v। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आर। ध्यान से समझिएगा यहां पे आर को, यहां पे ध्यान से समझिएगा कि आर को, आर क्या चीज है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x है। जहां पे ओमेगा इंटू आर, ये 2 पाई आर में आर क्या है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। अब अगर यहां पे इस अल्पांश के लिए देखा जाए तो अल्पांश आपका इस प्रकार से घूम रहा है, जिसकी लंबाई यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, x है। तो यहां से यहां तक भी x होगा, यहां से यहां तक भी x होगा, यानी यह दूरी हमेशा इसकी त्रिज्या, अल्पांश के लिए त्रिज्या का मान कितना होगा, x होगा। अल्पांश के लिए ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां पे r जो है क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो परिधि में r क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। अब इस अल्पांश हेतु त्रिज्या का काम कौन करेगा, तो इस अल्पांश हेतु जो त्रिज्या का काम करेगा वह बीच वाली दूरी x काम करेगी। तो यहां पे इस ओमेगा इंटू आर के जगह पर हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू आर के जगह पे हम क्या लिख देंगे, r के जगह पे हम लिख देंगे x। अब देखिए फिजिक्स की खूबसूरती इसी में होती है कि अगर हम कोई भी चीज अल्पांश के लिए ज्ञात कर लेते हैं तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। अब अगर इस पूरे चालक को देखा जाए तो पूरे चालक में ये छोटे छोटे अल्पांश मिलके ये पूरा चालक बना हुआ है। तो अगर इस पूरे चालक का, इस अल्पांश का हम कर दें समाकलन, तो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, और इसे जोड़ जोड़ कर ही पूरा चालक बनाया गया है। तो यहां पर हम करेंगे समाकलन करने पर, क्या लिखेंगे यहां पर हम, समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। तो समाकलन जब हम कर देते हैं, किसी भी छोटू सा का जब समाकलन करते हैं तो हमें पूरी प्राप्त हो जाती है। तो ये इधर अगर हम समाकलन करेंगे तो ये समाकलन ऑफ डी हो जाएगा, और बराबर ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ बी इंटू, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ओमेगा इंटू एक्स इंटू क्या लिख लेते हैं, डी एक्स लिख लेते हैं। एक्स इंटू कितना लिख लेते हैं, डी एक्स लिख लेते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि जब समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, डी
E यानी कि छोटा सा प्रेरित विद्युत वाहक बल, छोटे से प्रेरित विद्युत वाहक बल को जोड़ जोड़ करके हमें पूरा प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जा रहा है। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। और इसका समाकलन जो देखिए बदलता नहीं है, वह हमेशा समाकलन से क्या आ जाता है? बाहर। अब अगर देखा जाए तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहीं पे बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। इसका जो कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय वेग ये जिस रफ्तार से घूम रहा है उसी रफ्तार से रोटेशन कर रहा है, यानी इसका कोणीय वेग भी नहीं बदल रहा है। तो जो आपका b है और जो आपका ओमेगा है, यह आपका कहां आ जाएगा? बाहर। यह आपका कहां आ जाएगा? बाहर। समाकलन आपका होगा x इंटू किसका होगा? dx का। समाकलन किसका होगा? आपका x इंटू dx का होगा। एक बात और कि यहां पे जो हमारा सूत्र था, यहां पे माइनस था, तो इस माइनस को लगाना ना भूलिएगा। यहां पे आपका क्या लग जाएगा? माइनस। तो माइनस के साथ ही आप बाहर निकल आएगा। अब इसका हम कर देंगे समाकलन, और जब हम समाकलन करेंगे तो उचित सीमा लगाएंगे, और यह सीमा कहां से कहां तक लगेगी? अब देखिए इस dx को, इसकी लंबाई 0 से कहां जा रही है? L तक, और समाकलन की सीमा हमेशा d के साथ जो लिखा होता है उसके हिसाब से लगाई जाती है। d के साथ क्या लिखा है? x। x कहां से कहां तक बदल रहा है? x आपका यहां से, भाई अल्पांश आपका यहां से शुरू है और यहां तक पूरा जा रहा है, यानी 0 से कहां जा रहा है? L तक जा रहा है। तो इसकी जो लिमिट है वह कहां से कहां तक लगा देंगे? 0 से L तक। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। अब इसके आगे जब इसको हम हल करेंगे तो यहां से E बराबर कितना आएगा? माइनस का b ओमेगा, और साथ में x इंटू dx का समाकलन क्या होगा? यदि आपका समाकलन ऑफ x के पावर n इंटू dx है तो इसका समाकलन होता है x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी कि हमेशा घात में एक जोड़कर उतने का ही भाग कर दिया जाता है। तो यहां पे कुछ नहीं है तो इसकी पावर कितना मानेंगे? 1। तो n के मान के जगह पे क्या है? 1 है। तो इसका समाकलन हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, और इसकी सीमा कहां लगेगी? 0 से लेकर के L तक। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। E बराबर आपका हो जाएगा माइनस का b ओमेगा, माइनस का b ओमेगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? आपका 2, और लिमिट कहां लग जाएगी? 0 से लेकर के L तक, कैपिटल L तक। अब इसको जब हम खोलेंगे, सीमा को खोलेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जाती है। 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो E बराबर आपका हो जाएगा कितना? E बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे 2, ये वाला 2 बाहर आ गया, और यहां पे आपका माइनस रहेगा ही, और ये आपका हो जाएगा b ओमेगा। और लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो L अपर लिमिट L है, तो x के जगह पे L रखेंगे, तो x का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा L का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 0 है, x के जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगर इसे यहां से E का मान देखें तो E बराबर आपका आ गया 1 बटे 2, माइनस चिन्ह के साथ 1 बटे 2, और ये आपका आ गया b ओमेगा, और इसके जगह पे L स्क्वायर में से 0 निकलेगा, तो कितना आएगा? आपका L स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? आपका L स्क्वायर आएगा। तो ये आपका हो जाता है किसका सूत्र? ये आपका हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का। गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण? घूर्णी गति के कारण, घूर्णन करती हुई क्षण के कारण। भाई ये अगर कोई भी क्षण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो वह मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करती है। इसके पहले वाला जो वीडियो है एकदम लॉजिक से भरा हुआ है और बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखें, तभी ये वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो जब यह क्षण घूर्णन किसी भी प्रकार की गति करती है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र द्वारा ऐसा बल लगाया जाता है कि यह छोटी बैटरी की भांति क्या करने लगती है? व्यवहार करने लगती है, और इससे गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके लिए सूत्र की गणना हमने इस प्रकार से करी है। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले हमें पता था कि जब एक सीधी रेखा में कोई चालक क्षण गति करती है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने यह सिद्ध किया था कि उसके द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है माइनस का BLB होता है, जहां पे माइनस का चिन्ह लेंज के नियम को दिखाता है। अब लेंज का नियम भी आपको पढ़ा होना अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब कि यहां पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वह अपने उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध कर रहा है, जिसके लिए यहां पे क्या उपयोग किया गया है? माइनस का चिन्ह उपयोग किया गया है।
अब इसके लिए हमने सबसे पहले निकाला कोणीय वेग ओमेगा का मान और रेखीय वेग निकाला, जहां से हमें संबंध मिला v बराबर आर ओमेगा या ओमेगा इंटू आर। अब इसी सूत्र में हमने इसी फिगर में हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। अब चूंकि यह क्षण भले ही वृत्तीय गति कर रही हो, भले ही घूर्णन गति कर रही हो, लेकिन इसका जो छोटा सा अल्पांश होगा वह हमेशा रेखीय गति क्या करेगा। अब उस छोटे से अल्पांश के लिए हमने क्या निकाल लिया, छोटा सा प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस छोटे से प्रेरित विद्युत वाहक बल का समाकलन कर देंगे तो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल जाएगा, जिसका मान कितना होता है, E बराबर माइनस का 1/2 B ओमेगा L का स्क्वायर, यानी कि हाफ B ओमेगा L का स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग कर सकते हैं। एक सूत्र आपका होता है ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है आपका 2 पाई इंटू एफ। तो अगर इस ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ अगर रख दें, तब देखिए एक कमाल का कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। तब ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 बी इंटू ओमेगा के जगह पे कितना रखना है, ओमेगा के जगह पे रखना है हमें 2 पाई इंटू एफ, और साथ में कितना है आपका एल का स्क्वायर है। साथ में कितना है, एल का स्क्वायर है। इस 2 से 2 कट जाएगा और पाई के साथ जब एल स्क्वायर आएगा, पाई के साथ अगर एल स्क्वायर को लेंगे, यानी पाई एल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आखिर पाई एल स्क्वायर क्या है, आइए देखते हैं। पाई एल स्क्वायर जो है, एल क्या है, इस पूरे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का कार्य कर रहा है कि नहीं भाई, यहां से यहां तक की जो दूरी है वह क्या है, एल है। तो यह क्षण जब इस वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो यह वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या का काम कर रहा है, और पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर यह आपका होता है वृत्त का, यह आपका होता है वृत्त का क्षेत्रफल। यह आपका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो यहां से हम पाई एल स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो पाई इंटू एल स्क्वायर के जगह पे हमें क्या लिखना है, एल लिखना है। तो यहां से जो आपका ई का फार्मूला आता है वह कितना है, माइनस चिन्ह के साथ, माइनस का यह आता है बी, और पाई इंटू एल स्क्वायर के जगह पे हमें क्या लिखना है, ए लिखना है, और इंटू क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो एक सूत्र आपका ई बराबर यह भी निकल के आता है कि ई बराबर माइनस का बी ए एफ। किसी भी सूत्र के अंदर कौन क्या क्या है, यह चीज आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर इस सूत्र में देखें तो B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ओमेगा आपका कोणीय वेग है, और L क्या है, इस चालक की लंबाई है। इस सूत्र में अगर हम देखें तो E प्रेरित विद्युत वाहक बल है, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और A आपका क्या है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल है, और जो F है यह आवृत्ति है। F क्या है आपकी, F आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। आवृत्ति क्या होती है कि जैसे ये जो आपका क्षण चक्कर लगा रही है वृत्ताकार मार्ग पर, तो 1 सेकेंड में जितने भी चक्कर लगाती है यह क्षण, उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब लास्ट में गुरु दक्षिणा के रूप में आपको आवृत्ति की डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आवृत्ति क्या होती है। जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर कण चक्कर लगाता है तो 1 सेकेंड में चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो अभी अभी आपने कॉन्सेप्ट को भली भांति सीखा कि जब कोई एक चालक जो आपकी घूर्णन गति कर रहा हो तो उसके कारण जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है, E बराबर माइनस का हाफ B ओमेगा L का स्क्वायर होता है। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, यानी टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है, TRT है, टॉपिक रिलेटेड टॉपिक। आइए देख लेते हैं वह क्या है। वह आपका है घूर्णन गति करती किसी चकती के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए खूबसूरती, देखिए कि सबसे पहले हमने ये देखा कि जब कोई चालक आपका रेखीय गति करता है तब उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जब यह चालक आपका रेखीय गति के अलावा अगर घूर्णन गति करने लगता है तब इसके द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या मान होता है। अब इसके द्वारा हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि एक आपका क्या है, वृत्ताकार चकती है, एक आपकी चकती है, यानी कि यह आपका एक तल है जो कि इस प्रकार से क्या कर रहा है, घूम रहा है। यह चकती इस प्रकार से क्या कर रही है, घूम रही है, और जब यह चकती इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत घूमती है तो इससे भी संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में विद्युत
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल देखने को मिलता है, जिस बल की हमें क्या करनी है, जिस बल की हमें गणना करनी है। सबसे पहली चीज कि अगर इस चक्ति को देखें तो यह चक्ति इस बिंदु को केंद्र मानते हुए गोल गोल क्या कर रही है, इस प्रकार से यह चक्ति क्या कर रही है, घूम रही है। और यह जब चक्ति घूम रही है तो इस चक्ति को हम कई छोटे छोटे क्षणों से निर्मित इस प्रकार का मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बताइए। यह जो चक्ति है, ये इस चक्ति को हम कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जी हां, बिल्कुल मान सकते हैं कि यह जो आपकी चक्ति है यह छोटे 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 कणों से मिलकर के, क्षणों से मिलकर के बनी है। जैसे ये आपका क्षण है एक, तो ऐसे ही क्षणों को, ऐसे ही छोटे 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 क्षणों को मिला करके यह क्या किया गया है, बनाया गया है चक्ति आपकी। अब जब यह चक्ति घूम रही है तो इसके अंतर्गत जो आपका इसमें लगा हुआ है, क्या इसमें छोटे छोटे क्षण है, वे सारे क्षण क्या कर रहे हैं, आपस में घूम रहे हैं। जैसे आपका ये वाला जो क्षण था, धारावाही चालक था, यह पूरा क्या कर रहा था, घूम रहा था इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से आपकी जब चक्ति घूमेगी तो इससे जो भी छोटे छोटे चालक लगे होंगे, वे छोटे छोटे चालक भी इससे क्या करते होंगे, घूम रहे होंगे। और आपने ये जाना कि जब यहां पे जब इस प्रकार से गति होती है तो एक सिरा धन आवेशित और दूसरा सिरा ऋण आवेशित हो जाता है, यानी कि यह एक मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करने लगती है। यानी इसमें एक धन विभव हो जाता है, एक ऋण विभव हो जाता है, यानी कि यह जो क्षण है वह मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो क्षण है वह एक मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसकी दिशा, जैसे इसमें नीचे के तरफ माइनस था, ऊपर के तरफ प्लस था, कब, जब इधर की ओर गति हो रही थी तब। लेकिन यह क्षण इधर की ओर गति कर रही है तो नीचे के बजाय ऊपर में इसका होगा ऋण सिरा और नीचे में इसका होगा धन सिरा। अब इसी प्रकार से इसमें जितने भी धनात्मक सिरे होंगे वे कहां होंगे, नीचे के तरफ। जितने भी सारे धनात्मक सिरे होंगे वह कहां होंगे, नीचे के तरफ। और सारे ऋणात्मक सिरे कहां होंगे, ऊपर की तरफ। और जैसे इस चक्ति के अंदर जितने भी ये जितने भी छोटे छोटे इस तरह से कण हैं, वे सारे के सारे एक छोटी सी बैटरी की भांति क्या करते होंगे, व्यवहार करते होंगे, जिसमें हमेशा ऊपर की तरफ क्या आएगा, ऊपर की तरफ आपका माइनस आएगा और नीचे केंद्र की तरफ हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ध्यान से कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि इसका एक सिरा पॉजिटिव, दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। विद्युत वाहक बल यह है क्या, यह एक प्रकार का विभव ही तो है। अपने टर्मिनल वोल्टता, प्रेरित विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता पढ़ा है ना, उसमें क्या है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह क्या है, एक विभव के ही बराबर है। तो अगर इसमें हम देखें तो एक छोटी सी बैटरी ये है, एक छोटी सी बैटरी ये है और एक छोटी सी बैटरी यहां जुड़ी हुई है। मतलब समान आकार की समान छोटी छोटी बैटरियां इस प्रकार से क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। समान छोटी छोटी बैटरियां इस प्रकार से क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, जिनका एक सिरा, जिनका प्रत्येक का पहला सिरा हमेशा किस पर, एक बिंदु पर, और जिसका प्रत्येक का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। यानी कि यहां पर देखा जाए तो कैसा क्रम संयोजन है, तो यहां पर सेलों का समांतर क्रम संयोजन है। यहां पे सेलों का कैसा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। तो और आप जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में बिंदु बदल रहा है क्या, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि रास्ता बदलने पे धारा बदलती है, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल रहा है। तो इसके प्रत्येक के धनात्मक सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक का ऋणात्मक सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है, यानी बिंदु बदल नहीं रहा है। तो जब बिंदु आपका फिक्स हो, जब बिंदु फिक्स हो तो विभवांतर भी क्या होता है, विभवांतर भी आपका क्या होता है, विभवांतर भी क्या होता है, फिक्स होता है, बदलता नहीं है। अतः यहां पे विभवांतर का मान बदलेगा नहीं, यानी कि इसकी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसकी जो वोल्टता है उसका मान बदलेगा नहीं। यदि इस आपके चालक के कारण जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर माइनस का 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर है, तो इस चक्ति के कारण भी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वह माइनस का 1/2 बी ओमेगा और एल का स्क्वायर ही होगा। क्या आपको यह कंसेप्ट समझ में आया?
पहली चीज कि इस चकती को छोटे 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 चालकों से निर्मित मान सकते हैं कि छोटे 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 चालकों से मिलकर के बनी हुई है। अगर यह चालक आपके एक मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करती है तो इसके सारे चालक जितने होंगे, सारे छोटे 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 चालक जितने भी होंगे, सभी के सभी एक मिनी बैटरी की भांति व्यवहार करेंगे और प्रत्येक बैटरी का जो धन टर्मिनल है किसी एक बिंदु से और प्रत्येक बैटरी का ऋण टर्मिनल है किसी एक बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसे क्रम संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम। और एक बात गांठ मान लीजिए कि समांतर क्रम में जो बोल्टता होती है, जो विभवांतर होता है, वह एकदम फिक्स होता है, बदलता नहीं है। तो यहां भी विभवांतर का मान बदलेगा नहीं। अगर इसके लिए ई का मान आपका 1/2 बी ओमेगा एल का स्क्वायर है, तो इसके लिए भी जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वह बी ओमेगा एल का स्क्वायर ही होगा। यहां पे माइनस चिन्ह केवल लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है कि यहां पे क्या किया जा रहा है? अपोज, क्या किया जा रहा है? विरोध। तो यह क्या विरोधाभास का प्रतीक है। तो इस प्रकार से यह जो आपका टॉपिक है वह पूरी तरह से समाप्त होता है। एक कमेंट प्यारा सा जरूर करें कि आपको यह वीडियो देखने के बाद कैसा लगा और क्या वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए निरंतर प्रयास करके अच्छे से अच्छा वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद। अब इस प्रकार से यह जो आपका टॉपिक है यह पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स कॉपी में बकायदा लिखें। इसका जो प्रॉपर नोट्स है वह आपको विधिवत लिखा हुआ टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, जहां पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत उपलब्ध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।